ये इशू स्किल के लेवल का है। तो अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर हैं, मैं कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं दे सकता हूँ। मेरे असिस्टेंट मार्क रिची, मैं उसे $10,000 दे सकता हूँ एंड आई कैन बेट वो अमीर बनेगा। इसलिए अगर मैं उसे 1 लाख या 10 लाख दे दूँ तो वो और भी अमीर हो जाएगा। लेकिन दे सकता हूँ। अब मेरे कुछ दोस्त, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, अगर मैंने उन्हें $1 मिलियन दे दिए तो वो 2 साल के ट्रेडिंग में टूट ही जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है दोस्तों? एक बार फिर फेस टू फेस के ग्लोबल वीडियो में आपका स्वागत है। ये टाइम बहुत स्पेशल होने वाला है दोस्तों, और मैं हर बार आपको करता हूँ ये टाइम स्पेशल होने वाला है, लेकिन इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बार को और बढ़ाएं और दुनिया भर से अमेजिंग कंटेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं प्रेजेंट कर सकूँ। जैसा कि आप मान सकते हैं कि ये ग्लोबल फेस टू फेस में जो एक्सपर्ट है वो आपके माइंड को खोल के रख देंगे। इनका तकरीबन 40 साल का करियर है मार्केट में, और जो इन्होंने 40 साल में किया है वो एक आम बात नहीं है। हमारे जैसे लोग जो ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए ये एक आइकॉन है। सबकॉन्शियसली ये हमारे जैसे बहुत लोगों को अपनी किताबों के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू सिखा रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं। मैं ये फेस टू फेस रिकॉर्ड तो अकेले करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं शायद अकेले इस फेस टू फेस को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने इस फेस टू फेस को रिकॉर्ड करने के लिए उनके एक फेवरेट स्टूडेंट को इनवाइट किया है, जो कि आपको मेरे साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे और बहुत मज़ा आने वाला आपको। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टूडेंट को बुलाऊं, मुझे उस पर्सन के बारे में बात करनी है जो आज के एक्सपर्ट है। उनका नाम है मार्क मनेरविनी। आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना होगा, क्योंकि वॉल स्ट्रीट के अंदर में ये एक बहुत बड़ा नाम है। तकरीबन 40 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर में एक ग्रेट ट्रेडर के रूप में। इनकी जर्नी इनक्रेडिबल रही है। पिछले 5.5 साल में 220% एवरेज रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे ट्रेड लाइक अ मार्केट विज़र्ड, थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन, माइंडसेट सीक्रेट फॉर विनिंग इत्यादि। इनफैक्ट इनका इंटरव्यू मिस्टर जैक श्वागर ने अपनी किताबों में भी किया है, और मैंने जैक श्वागर का भी इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा। तो ये यूएस चैंपियनशिप चैंपियन भी रहे हुए हैं और ज़बरदस्त रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात है वो है कि उन्होंने 335% रिटर्न जनरेट किया था। दोस्तों, ये मजाक की बात नहीं है, और जो लोग सीरियसली मार्केट में इन्वॉल्व है उनको तो पता है कि ये एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट काम है, और उन्होंने इस डिफिकल्ट काम को बहुत ही आसानी से कर दिया। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा उनके फेवरेट स्टूडेंट अश्विन पोरवाल को, जो मेरे साथ ये पूरे इंटरव्यू में मुझे हेल्प करेंगे और इस इंटरव्यू का पूरा सार्थ निकालने की कोशिश करेंगे। अश्विन, कैसे हाय, हैं गुड आप? गुड विवेक। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ऑल वेल, फैंटास्टिक। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपसे पहले फेस टू फेस के इवेंट में मिला था गोवा में, और हम अच्छी तरह से जुड़े। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आपके मास्टर को इनवाइट करें, हम लोग साथ में मिलकर उनसे बातचीत करेंगे और उनसे लर्निंग लेंगे। तो विवेक, मैं भी इस इंटरव्यू का हिस्सा बनने के लिए थ्रिल्ड और एक्साइटेड हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने 2017 में मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में भाग लिया, और पिछले 5 वर्षों में मेरी जर्नी बेहतरीन रही। माँ की किताबों का, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का इम्पैक्ट मेरी ट्रेडिंग खातों, मेरे माइंडसेट, मेरी थॉट प्रोसेस पर पड़ा। मैंने खुद को एक सुपर परफॉर्मर के रूप में डेवलप किया, और मार्क ने हमें जो भी सिखाया है उनकी किताबों, सेमिनार और वेबिनार से, उससे आज भी अपने काम को मैच करने की कोशिश करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अश्विन भाई। मुझे आपका भी परफॉर्मेंस पता है वैसे, और मुझे पता है कि क्यों आप उनके एक फेवरेट स्टूडेंट हैं। वैसे मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप आए, क्योंकि इतना इजी नहीं है इनविटेशन एक्सेप्ट करना और लोगों के सामने आना, जबकि आपका खुद का एक अच्छा खासा ट्रेडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन। हम इंडिया में बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर देखना चाहते हैं विवेक भाई, इसलिए मुझे लगता है यह इंटरव्यू बहुत यस, इम्पोर्टेंट इट है। इज इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, होल्ड योर ब्रेथ। अब हम चलते हैं मार्क मनेरविनी के साथ एक इंटरव्यू में। वेलकम मार्क टू दिस फेस टू फेस की सीरीज।
मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके साथ कॉन्वर्जेशन करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ फेस टू फेस सीरीज में मैं दुनिया भर के ट्रेडर्स लोग के साथ इंटरव्यू करता हूं। तकरीबन 170 इंटरव्यू मैंने किए हैं और मुझे पता है कि ये मेरा इंटरव्यू सबसे फेवरेट इंटरव्यू होने वाला है। वैसे आप हम सबको मेंटर करते आए हैं सबकॉन्शियसली। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात लोगों को कह दूं कि दोस्तों, सर के बहुत सारे नॉलेज वीडियो किताबें आपके पास हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करती है। मैं आज मौका मिला मुझे और अश्विन को, तो हम मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं और बेसिक कवर नहीं करेंगे, एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि और एडवांस लर्निंग आप तक हम लोग पहुंचा सकें। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, आई अप्रिशिएट इट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि यह मेरे लिए एक सपने से सच होने के जैसे। मैं बहुत खुश हूँ। आप देखिए मेरी बातों से मैं कितना नर्वस हो रखा हूँ, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स माय प्लेजर। तो अश्विन इंडिया में आपके फेवरेट स्टूडेंट है और इसीलिए मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला और आपसे बात करने का मौका मिला। मैं चाहूँगा अश्विन आपसे प्रश्न करें, बट उसके पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ और मैं बेसिक चीज़ों से शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके फेलियर के बारे में बात करना चाहता हूँ। लोग तो सक्सेस के बारे में बात करते हैं और आपके वही वीडियोस है जहाँ पर आपकी सक्सेस स्टोरी हमको पता है, लेकिन आपके लाइफ में, आपके मार्केट में, आपके निजी लाइफ में कोई अगर फेलियर है जिसने आपको चेंज किया है, जिसने आपको बनाया जो आप हैं, पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने फेलियर के बारे में बात करें, फिर हम लोग एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी कोई मेजर फेलियर रही है, क्योंकि मैं सीखता रहता हूँ, मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और हालांकि मैंने अपने ज़्यादातर गोल्स पूरे कर लिए हैं। कि मैंने साथ साथ बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि फेलियर्स के बारे में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फेलियर्स को फेलियर के रूप में ना देखें। तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट लेसन है देखने के लिए कोई फेलियर नहीं है, फेलियर्स केवल रिजल्ट्स हैं। तो बहुत पहले मैंने पहली बार युवा के रूप में शुरुआत की और फिर मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया और आगे उस टाइम पर मुझे टोनी रॉबिन्स में दिलचस्पी हो गई और अनलिमिटेड पावर पढ़ी। टोनी रॉबिन्स के सेमिनार में गया और यहीं से मैंने उस तरह से सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा था कि आपको सिर्फ रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई गुड रिजल्ट और बैड रिजल्ट नहीं, पर हर जगह एक सबक मिलेगा आपको। तो और हाँ, ये पहली बात होगी, मेरे बहुत सालों तक बहुत बुरे रिजल्ट्स रहे थे और ज़्यादातर ट्रेडर्स की तरह कुछ लोग दूसरे के कंपेयर में जल्दी पहुंचते हैं। मैंने बहुत टाइम लिया था। उस टाइम ज़्यादा हेल्प नहीं थी, उस तरह की चीज़ें नहीं थी जो अब हमारे पास है, जहाँ आपके पास वीडियो है, आपके पास बहुत सारी मेंटरशिप है और बहुत सारी बेहतरीन किताबें हैं। किताबें इतनी बेहतरीन नहीं थी, वो आउटडेटेड थी। बहुत सारी जानकारी नहीं थी जो अभी मौजूद है, उन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में थी जो पहले कभी काम ही नहीं करती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और आपको ये फिगर आउट करना होगा कि गुड इन्फॉर्मेशन क्या है, बैड इन्फॉर्मेशन क्या है। इसलिए मैंने टेरिबल किया, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे 5 या 6 साल के लिए फेलियर कहना चाहते हैं तो मैंने कोई पैसा भी नहीं कमाया। तो क्या आप जानते हैं, मैं वो हर गलती कर चुका हूँ जो आप सोच सकते हैं, और हम घंटों तक बैठते थे कि वो फिक्स कर सकें। तो शुरुआती 5 साल के लिए जिससे आप गुजरे, क्या आप भी लिटरली बैंकरप्ट की दौर से गुजरे थे? आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, फिर से शुरुआत करनी पड़ी थी? मैंने कुछ भी नहीं के साथ शुरुआत किया था। कुछ $1000 थे मेरे पास। जब मेरे पास कुछ टाइम था जहां मैंने अपना अकाउंट ब्लो अप कर दिया। ये ज़्यादा पैसे नहीं थे। पहली बार 2, 3 या $4000 थे। दूसरी बार बहुत अधिक थे, ये शायद 20,000 या $30,000 थे। और उस टाइम उस पैसे की ट्रेडिंग करने के लिए, उस पैसे को बचाने के लिए, उससे ट्रेड करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। वो 3 मिलियन या 10 मिलियन भी रहा होगा। वो सब कुछ था जो मेरे पास था। तो वो था। और एक्चुअल में वो टाइम था जब मैंने सबसे बड़ा काम किया था, कि जब मैंने एक ब्रोकर को सुनना शुरू किया था। और एक्चुअल में मैं अपने ट्रेडिंग पर भी नहीं था। वो काफ़ी था कि मैंने एक ब्रोकर की बात सुनी और फिर उसने मुझसे कहा कि ये एक्चुअल में टेरिबल चीज़ें हैं जो मैं आज कभी नहीं करूँगा। वो था
उस स्टॉक में जोड़ना जो नीचे जा रहा था, और फिर हम सभी तरह से नीचे एवरेज रहे जब तक कि स्टॉक $100 से कम नहीं हुआ, और फिर इवेंचुअली बिजनेस से बाहर हो गया। और इसीलिए मैंने वहीं सीखा, शायद यही वो जगह है जहां मैंने सीखा स्टॉक में एवरेज नहीं होना ही मेरी सबसे बड़ी सबक थी, क्योंकि दैट्स हाउ आई ब्लू अप। ठीक है अश्विन, तुम कहो। थैंक यू विवेक मुझे इस इंटरव्यू का हिस्सा बनाने के लिए। और मैं आज एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूं जो पिछले 5 वर्षों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे गाइड कर रहे हैं। हेलो मार्क, मेरा पहला क्वेश्चन आपकी बुक ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड के इंट्रोडक्शन में से है, जिसमें आपने बेहतरीन तैयारी के बारे में बात की। तो आप किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं? आपने यह भी बताया कि आपने 50 से अधिक सेमिनार में भाग लिया है, जैसे टोनी रॉबिन किया करते हैं, जो उसे एक बेहतर ट्रेडर बनाती है। हाँ, तो अश्विन, आपके साथ यहाँ आकर अच्छा लगा। आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बाद से नहीं देखा है मैंने। हाँ, अनु, आपने मेंशन किया कि आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक हैं। ये सच है, और इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। आप एक्चुअल में स्मार्ट हैं, आप एक ग्रेट ट्रेडर हैं, लेकिन आप बहुत स्वीट पर्सन भी हैं। यहाँ आपके साथ होना वाकई बहुत अच्छा है। जहाँ तक तैयारी है, मैं हर सेमिनार में गया था। मैं अपना आखिरी डॉलर खर्च कर सकता था। टोनी रॉबिंग सेमिनार में जा रहे हैं, मैं ओनिल सेमिनार में गया था, मैं हर सेमिनार में गया था। मैं सोच सकता था कि मैंने हर किताब खरीदी है, और मैं बस पैसे खर्च करता रहा। और ये अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट था। मुझे भी पता है आजकल बहुत से लोग कहते हैं मैं उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता, ये मेरे खाते का सर्टेन परसेंटेज है और फिर मुझे उसे कवर करना होगा। लेकिन इसे आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि आप हार्वर्ड जाते हैं, आप एक कॉलेज जाते हैं, आप डॉक्टर बनने के लिए ये सारा पैसा खर्च करते हैं, आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। आपको वो इन्वेस्टमेंट अपने आप में करना होगा। और आई नो लोग इसे ऐसे देखते हैं जैसे उनका टूल है। वो टूल कोई अच्छा काम नहीं करेगा अगर आपको सही जानकारी नहीं है। यदि आप ठीक से ट्रेन नहीं हैं तो आपसे नहीं होगा। अगर एक ब्रेन सर्जन को टूल्स का गुच्छा दिया गया है और वो ऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, और पैसा कम से कम इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और अगर आपके पास है, और मैं अश्विन को जानता हूँ, तो आपके पास एक्चुअल में कुछ बहुत साल थे जहाँ आप अमाउंट ऑफ मनी की ओर मूव करते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होगी। तो अगर आपके पास स्किल है तो हमेशा उससे आप पैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो नो मैटर व्हाट आपके पास कितने पैसे हैं आप उसे खो देंगे। आपने तैयारियां पूछी थी, आई एम सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? तो यह किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो आपको उस तैयारी के बाद एक बेहतर ट्रेडर बनाता है? वेल मैं वर्षों से अपनी शॉर्ट बुक पर काम किया हूँ, जिसे मैं अपनी प्ले बुक कहता हूँ, जहाँ मुझे एक्चुअल में हर घटना के लिए रिस्पॉन्स मिलता है। यू नो यही वो है जिसे मैं कहता हूँ कंटिंजेंसी प्लानिंग। ये अलग नहीं है। अभी मुझे यकीन है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है कि अगर आप रूस को जानते हैं एक परमाणु हथियार लॉन्च करते हैं, तो वो पहले से ही जानते हैं कि उस पर क्या रिस्पॉन्स होने वाला है। वो हर सिचुएशन के लिए, उन सिचुएशंस के लिए तैयार हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं हैं। एक बार ऐसा हो जाने पर इसका पता लगा लेते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और आप इसे अपनी प्ले बुक में वर्षों और वर्षों और वर्षों में ऐड करते रहें। आखिरकार आपके पास एक प्ले बुक होने वाली है जिसे जिसमें बहुत कुछ शामिल है, और यही एक्चुअल में आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि अब जब आपकी सबसे खराब सिचुएशन, यदि एक स्टॉक नीचे जाता है तो आपको क्या करना है, इंटरनेट बंद हो गया तो आपको क्या करना है, आपके पास अब कॉन्फिडेंस है कि आप साहसिक कदम उठा सकें, क्योंकि वे अब बहुत बोल्ड नहीं है। वे केवल बोल्ड हैं जब आप नहीं जानते। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा, रिस्क ये नहीं जानने से है कि हमें क्या करना चाहिए, रिस्क ये नहीं जानने से भी है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। तो अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे ज़्यादा सरप्राइज करे इस मार्केट में, और मैं कहता हूँ कि हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए, एक प्लेबुक बिल्ड करना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट मार्क। ग्रोथ स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आप बेसिक 3 फंडामेंटल फॉलो करते हैं: सेल्स, प्रॉफिट और मार्जिन। कुछ और भी फंडामेंटल हैं? वेल बात यह है कि जब आप ग्रोथ स्टॉक के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ग्रोथ और अर्निंग, बिक्री और मार्जिन से। यदि आपके मार्जिन का विस्तार हो रहा है और बिक्री बढ़ रही है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा आमदनी हो सकती है। एक्चुअल में इससे ज़्यादा का यूज़ नहीं करता। आई मीन मेरे पास अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं स्लाइस और डाइस करता हूँ उन मेट्रिक को,
लेकिन ये मेन रूप से कमाई बिक्री और मार्जिन है। आप उन चीज़ों में शामिल हो सकते हैं जैसे इक्विटी चालू कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री ग्रुप के अकॉर्डिंग कंपेयर करना अच्छा है, क्योंकि इक्विटी पर रिटर्न और एक ग्रुप और एक सॉफ्टवेयर ग्रुप में इक्विटी पर बहुत अधिक रिटर्न होने वाला है। ये यहाँ तक कि मार्जिन भी जैसे बायोटेक की कोई कमाई या बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन अगर उन्हें एक ब्लॉकबस्टर दवा मिल गई तो 80% का मार्जिन होगा, और वो कर रहे होंगे अरबों, उनके पास अरबों का रिवेन्यू आएगा। इसलिए आपको सिचुएशन को कैटेगराइज करना ज़रूरी है और तय करना होगा कि आप कैसे जा रहे हैं। ये वो तरीका है जिसे मैं अपनी पहली बुक में समझाता हूँ और डाइस करता हूँ, जिसमें मेरी दूसरी बुक में कोई बुनियादी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन पहली बुक मैट्रिक्स पर फंडामेंटल बातों पर माइंड फोकस करना ये चैप्टर में से एक है, और जो वेरियस तरीकों को दिखाता है कि मैं एक्चुअल में स्लाइस और डाइस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से करता हूँ, मैं उन मेट्रिक का एनालिसिस करने में एक रियल एक्सपर्ट हूँ, और मुझे एक्चुअल में किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे बुक की वैल्यूएशन जानने तक की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूएशन अपने आप काम करने वाला है, इसलिए लोग स्टॉक को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे शेयर्स पे जाते हैं जिनकी ग्रोथ रेट्स बहुत अधिक होती हैं, कंपनी के सीईओ को भी नहीं पता कि अब से 1 साल बाद क्या होने वाला है, इसलिए जब ग्रोथ वास्तविक रूप से हाई होता है तो एनालिस्ट्स इसका एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन नहीं कर सकते, और ये एफिशिएंट प्राइसिंग क्रिएट करता है। तो ऐसे स्टॉक्स के साथ जाना इंपॉर्टेंट है जिनकी ग्रोथ रेट्स बहुत अधिक हो। जैसे अमेज़न एक दशक में 80,000% ऊपर जा सकता है क्योंकि इसकी कीमत इनएफिशिएंट है। ठीक है मार्क, सबसे पहले अपनी लवली बुक के रूप में अपने प्ले बुक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हमने आपकी बुक के माध्यम से आपको जाना और पढ़ा है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बुक सर, आपने रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दिया, और आप जानते हैं कि हम सभी ट्रेडर्स अच्छे सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे प्लेटफॉर्म में सर लर्नर्स बहुत है जो पिछले 2 साल में आए मार्केट में, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करें। ठीक है, एक कारण है कि मेरी पहली बुक रिस्क मैनेजमेंट पर दोहरे चैप्टर्स के रूप में 2 चैप्टर हैं। डेविड रायन जिन्होंने उस बुक की इंट्रोडक्शन लिखी थी, उन्होंने कहा तुम्हें पहले उन्हें पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ वो जो है वो ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो वो पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट पे है। इट स्टार्ट्स विद यू हैव टू नो हाउ टू गेट आउट बिफोर यू गेट इन, और एक्चुअल में उस योजना के साथ और रिस्क कई तरीके से मैनेज करने की आवश्यकता है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉसेस। जब आप पोजीशन पर पीक से बहुत अधिक ड्रॉ डाउन की अनुमति नहीं देने के लिए पूरी तरह से उजागर हो जाते हैं, खोने की सिचुएशन में एवरेज नहीं केवल एक की दिशा में खरीदारी करते हैं ट्रेडिंग, या यदि आप एक पुल बैक खरीद रहे हैं तो सर्टेनली करें कि इसमें शामिल होने से पहले ये वापस आ रहा है, या सर्टेनली रूप से अगर ये नीचे जा रहा है और आप उसमें खरीद रहे हैं तो आपके पास कुछ पॉइंट होना चाहिए। ये एक सिंपल मैथ की तरह है, आपके रिवॉर्ड को आपके रिस्क से ज़्यादा एवरेज होना चाहिए, नहीं तो आप कोई भी पैसे नहीं बनाएंगे। ये बस इतनी सी बात है, बस एक सिंपल मैथ है। ये बिल्कुल पोकर खेलने जैसा है। आपके विनिंग हैंड की एवरेज आपकी लूजिंग हैंड से ज़्यादा होनी चाहिए, और यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। एक होली ग्रेल ट्रेडिंग में, होली ग्रेल आपके जीतने वाले ट्रेडों का परसेंटेज है, आपके एवरेज बैटिंग का मल्टीप्लाई आपके परसेंटेज खोने वाले ट्रेडों से डिवाइडेड है, या आपके जीतने वाले ट्रेडों का परसेंटेज आपके एवरेज रिवॉर्ड का मल्टीप्लाई। ये होली ग्रेल है। इसे ठीक करें और आपके पास आपका सक्सेसफुल ट्रेडर है, और ये डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ऑलराइट, तो बैटिंग एवरेज के लिए मान लें कि ये 1.5 से 1 है, ठीक है। एक दिन के ट्रेडर के पास 1.1 से 1 हो सकता है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास 3 से 1 हो सकता है। तो ये रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टर्नओवर करना है। तो वो जो 2 मेट्रिक हैं, कि आप रिवॉर्ड के संबंध में उस रिस्क का मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, और फिर वो आपको फाइनल नंबर मिल जाए। अब आपको ये पता करना है कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको ये कितनी बार करना होगा, और ये बड़ा है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। सभी कपों के हैंडल और वीसीपी पैटर्न्स, वो सब सामान ये मैथ के नीचे आता है, और इसीलिए रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है। ऑसम, हमें आज सौभाग्य मिल गया है। मेरी तरफ से एक और सवाल सर, आप जानते हैं मार्केट हमेशा एक स्विंग अपॉर्चुनिटी देता है,
और हर स्विंग के अंदर में कोई नया लीडर इमर्ज होता है। आपसे प्रश्न ये है कि क्या इम्पोर्टेंट है कि हम लीडर को जल्दी आइडेंटिफाई करें और वो हम कैसे कर सकते हैं? उन्हें जल्दी पहचानना एक्चुअल में सबसे आसान हिस्सा है। ये अभी भी बाद के स्टेजेस हैं जो और अधिक कठिन होते जाते हैं। यदि आप आई लव बियर मार्केट, यदि मैं आप उन नकदी लोगों में की हूँ। तलाश कर रहे हैं जब आप एक बियर मार्केट में हैं, जैसे हम अभी हैं। आई लव बियर मार्केट, ये मेरा सबसे पसंदीदा टाइम है क्योंकि ये टाइम है जब मैं कैश में होता हूँ। मैं हमेशा बियर मार्केट में कैश में होता हूँ क्योंकि मैं रुक गया हूँ और मैं फोर्स्ड हूँ कैश में रहने को। और इस टाइम, और मैंने अभी हाल ही में, मुझे नहीं पता कि वो अब यूट्यूब पर है कि नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर से डाल दूंगा। एक एक वेबिनार था जो मैंने किया था कि एक बियर मार्केट में प्रमुख शेयरों को कैसे देखा जाए। तो आपको विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस विषय को बियर बाजारों में कवर करता हूँ और इसे मैं गले का खराश कहता हूँ, यू नो, क्योंकि लीडर्स गले में खराश की तरह बाहर रहते हैं। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो आप उन शेयरों को देख सकते हैं जो ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं या पास में जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, और फिर बाजारों में एक डाउन ट्रेंड पे मैं उन शेयरों की तलाश कर रहा हूँ जो अप ट्रेंड में है। तो यहीं से लीडर्स खुद को दिखाना शुरू करते हैं। बाद में जैसे जैसे मार्केट का विस्तार होता है आप देखते हैं स्टॉक्स को ऊपर जाते हुए, और अब ये और अधिक बादल छाया है। और फिर आप गिरावट से पिछड़ों को खरीदना शुरू करते हैं क्योंकि अब शायद आपने कुछ पहले मूवर्स से बाहर कारोबार किया है, या आपने मुनाफा लिया है, या इसे बढ़ाने के लिए, और अब अधिक से अधिक नामों पर आप ट्रेडिंग करते हैं। सुधार के दौरान सबसे अच्छा टाइम ये देखना है कि सबसे अच्छी पावर क्या कर रही है। पावर लाइन पर एक नज़र डालें। क्या ये एक नई हाई पर पहुंच रहा है जब मार्केट में सुधार आ रहा हो? और वे वही हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं और उसके आधार बनने का इंतजार करते हैं और उम्मीद है कि उनकी कमाई बिक्री भी होगी। सो हम मार्केट करेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस करेक्शन के दौरान नए लीडर्स की स्क्रीनिंग जिस पर हमने अभी चर्चा की है, आपके 50-80 रूल का क्या महत्व है? अब ये 50-80 रूल को हम इस मोमेंट पे सच नहीं कह सकते हैं। अब इस मोमेंट में हम अभी हैं, जो कि सर्टेनली रूप से सुधार है जो 2021 में शुरू हुआ, 2022 से अधिक हो गया, जहां आपके पास 50 से 80% के बीच भारी मात्रा के स्टॉक थे। तो 50-80 रूल का बस इतना कहना है कि एक सेक्युलर लीडर कुछ बड़े लीडर की तरह जो लंबे टाइम तक लेड कर रहे हैं, जब वे टॉप 50% नीचे जाने वाले हैं, उनमें से लगभग 80% नीचे जाने वाले हैं 50% पर। एवरेज गिरावट लगभग 70% के करीब में कहीं होने जा रही है, और ये हिस्ट्री और ऐसा करने के 40 वर्षों के मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। अ, और हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 50 से 80% बता रहे हैं। आपके पास बिग कैप नाम है जैसे फेसबुक, पेपाल, जो नीचे हैं और एक्चुअल में बड़े हैं। कुछ अन्य नाम जो ज़्यादा स्पेकुलेटिव थे वो 90% से नीचे हैं। और ये वो स्टॉक्स हैं जिससे आपको दूर रहना है। ये पास्ट के लीडर्स हैं, और जब आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो 80% से नीचे हैं तो उसके नए लीडर बनने की पोटेंशियल कम है। आप ऐसे स्टॉक चाहते हैं जिनमें इतना सुधार ना हुआ हो, और ये टाइम है जब आप बियर मार्केट पे फोकस करेंगे, और यही वो जगह है जहां पे आप सेपरेट होंगे कि आपको क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए। आपको वो स्टॉक्स चाहिए जो सबसे कम करेक्टेड होंगे, नॉट द मोस्ट। यप, हमारे ट्रेड रिजल्ट्स की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और उस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए हम अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। मार्क, आप बताते हैं कि दुनिया के बेस्ट ऑर्डर ट्रेडर का बैटिंग एवरेज 45% से 55% के बीच रहता है, या शायद 60% भी। तो अपना एज बनाने के लिए सबसे अच्छा एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस का रेशो क्या हो सकता है? 1:3, 1:4, 1:5? सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या हो सकता है? सबसे अच्छा रेशियो क्या है? आप चाहते हैं कि रेशियो जितना हो सके उतना हाई हो। जितना बड़ा आपका रेशियो होगा उतना ही व्यापक रेशियो होगा कि आप अपने अपने रिवॉर्ड वर्सेस अपने रिस्क को बनाए रखेंगे। तो मान लीजिए कि आप अपने रिवॉर्ड पर एवरेज 15% हैं और रिस्क पर 5% का एवरेज रखते हैं, तो ये 3 से 1 रेशियो होगा, है ना? तो ये आपको बहुत कम बैटिंग एवरेज रखने की अनुमति देने वाला है। यदि आपके पास अगर आपके पास 2 to 1 है, तो आपको हाई बैटिंग एवरेज चाहिए। अगर आपको सेम रिजल्ट्स चाहिए जैसे आपको 3 to 1 में मिलते, तो बैटिंग एवरेज इस तरह से मैं करता हूँ। मैं
25% की एवरेज बनाकर रखने की कोशिश करता हूँ और मैं ट्रबल में नहीं आता। 25 से 35% खराब मार्केट में मेरा एवरेज 25% से कम चला जाता है, कभी-कभी और नीचे। अगर मैं 10 में से 8 गलत ट्रेड कर लूँ, तो यही वो जगह है जहाँ आपको इसे बनाए रखने में कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि ये किसी पॉइंट पर होने वाला है। रिस्क के लिए मेरा रिवॉर्ड 2 टू 1 या 3 टू 1 ठीक है, तो मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मेरा बैटिंग एवरेज हो, और जब चीज़ें बदलती हैं और मेरा बैटिंग एवरेज अच्छा जा रहा है, जैसे कि बुल मार्केट में, मैं 65 से 70% के रेंज में होता हूँ कुछ पीरियड के लिए, और अब मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि अब वो रेशियो एक्चुअल में बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है मार्क, मेरा एक सवाल है, फॉलो ऑन क्वेश्चन है उस पे। जब भी हम उस टाइम कोई ट्रेड कर रहे हों, तो क्या हम इन रेशियोज के बारे में सोचते हैं इन ट्रेड के लिए? मैं उम्मीद कर सकता हूँ 1:2 या कोई इस कैटेगरी में 1:4 का उम्मीद कर सकता है। ये एक अच्छा सवाल है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप मैथ को अपना रास्ता बनाना चाहते हैं, जिससे स्प्रेडशीट आपके ट्रेडिंग में अपना रास्ता बना ले, तो कुछ हद तक हाँ, आपका दिमाग मैथ में लगना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, तो आप ट्रेडिंग में हैं, और मान लेते हैं कि आपको लॉस हो गया, क्योंकि यहीं वो ट्रबल शुरू होता है जब लॉस होते हैं। गेन्स अपना ख़्याल खुद रख लेते हैं, लेकिन ये लॉस को हैंडल करना ही सबसे बड़ा ट्रिक है। चलिए मान लेते हैं आपको लॉस हो गया। वो स्टॉक 4-5% से नीचे चला गया। अब वो और नीचे जा रहा है, लाइक 5% से 6%, 7%। ये वो टाइम है जहाँ आपको दिमाग लगाना है और सोचना है, मेरी बैटिंग एवरेज क्या है? मेरी बैटिंग एवरेज लगभग 45 से 50% है। मैं लगभग आधे टाइम सही हूँ, एंड नॉट माइंड, मैं बस कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा एवरेज गेन 12% है। जो 12% के करीब आता है, आपके दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए कि मैं 12% से अधिक रिस्क नहीं उठा सकता। मैं एक लूज़र हूँ, मैं एक हारा हुआ ट्रेडर हूँ। ठीक है, अब रिवॉर्ड रिस्क रेशियो उल्टा हो रहा है, तो आपको ये बात पूर्ण रूप से पता होना चाहिए, और इसे बनाए रखने की कोशिश करते हुए आप अपने रिस्क को कम रखना चाहते हैं और आप अपने रिवॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ पॉइंट पर हालांकि आप उन नंबरों को अनुकूल करने जा रहे हैं। यदि आप काफी लंबे टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां आप अधिक से अधिक प्रॉफिट करेंगे और कम से कम लॉस करेंगे। आप बहुत बड़े रिस्क और बहुत प्रॉफिट के बीच बैलेंस बनाकर रखते हैं, तो आपको बस इसके बारे में जागरूक होना है, फिर लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ एक और बात भी है, आप मान लीजिए गेन में हैं, आप 20%, 25% गेन में हैं या इससे ज़्यादा गेन में हैं, आपका एवरेज गेन 12% है, तो अब स्टॉक वापस नीचे आता है, ठीक है? वंस यू आर अबव योर एवरेज गेन, तो आपके एवरेज गेन का क्या होता है? उसमें सुधार होता है। you're helping your average gain, और यही गोल है एवरेज गेन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। जैसे ही ये नीचे आता है, तो आप सच में सोचेंगे कि मैं सच में इसे नीचे जाने देना चाहता हूँ, अब मैं एवरेज गेन को नुकसान पहुंचाऊं। सो नाउ हम उस प्रॉफिट प्रोटेक्शन मोड में आते हैं, और वो सच में बहुत अच्छी चीज है, प्रोटेक्टिव होना और इम्प्रूव करने की कोशिश करना। तो अच्छी तरह से अपने एवरेज गेनिंग पता होना हमें अपने गेन्स को मैनेज करने को अलाउ करता है सॉरी, उसके ऊपर के लेवल्स के लिए, और फिर उन नंबरों से परिचित होना और नंबरों को अपने ट्रेडिंग में अपना रास्ता बनाने देना, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़िया। यदि आप मुझे यह क्वेश्चन पूछने की अनुमति दें कि आपका एवरेज गेन क्या है, अगर आपको इसका आंसर नहीं देना है तो आपकी मर्जी है। ये बदलता रहता है, मतलब लंबे समय तक मेरा एवरेज गेन वो लो डबल डिजिट में होता है। मैं अब पहले से कहीं ज़्यादा एक ट्रेडर हूँ। ये 2021 तक चला। मैंने कोई नोट नहीं किया कुछ, लेकिन ये सर्टेनली रूप से सिंगल अंकों में ही थे, क्योंकि मैं सब कुछ 5, 6, 7, 8 की पावर पर ट्रेडिंग कर रहा था। जैसे मुझे 12 या 15% रिवॉर्ड मिले, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि हमें बस गेन्स चाहिए थे। और एक और बात, आपको मार्केट का थीम पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। 2022 की थीम को मैं पॉप एंड ड्रॉप कहता हूँ। वे कुछ दिनों के लिए उड़ान भरेंगे और फिर वे वहीं आएंगे। इसके पहले कि आपको कुछ पता चले, आप लॉस में होंगे। तो फरवरी के बारे में मैंने कहा था कि मैं बस पहले कदम में
बेचने जा रहा हूँ। मैं अपने स्टॉप एकदम टाइट रखूँगा, मैं बहुत ट्रेड करूँगा, बड़े पोज़ीशन में आऊँगा, बड़े नंबरों को छूऊँगा। और जब मैंने ये स्टॉक्स बेचना शुरू किया, जब मैं ऊपर जा रहा था, मेरी इच्छा हुई कि मैं उन्हें कवर करूँ, फिर बदलूँगा। ये कभी हुआ ही नहीं। और ये अब तक नहीं हो पाया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ और अभी तक हमें वो सस्टेनेबल पॉइंट नहीं मिला है और ये मुख्य चीज़ों में से एक थी क्योंकि हम मार्केट में लेट से आए थे एक बियर मार्केट की तलाश में। तो ये एक अर्ली वार्निंग थी। तो क्या आप बुल मार्केट में अधिक पैसा कमाते हो या बेयर मार्केट में? ओह! मैं सारे पैसे लगभग बुल मार्केट से ही बनाता हूँ क्योंकि बियर मार्केट में हमेशा कैश में होता हूँ। मैं इसमें ट्रेड नहीं करता एंड इफ आई डू बहुत छोटे अमाउंट में करता हूँ। बस एक उँगली रखता हूँ तो मुझे पता चलता रहे कि जब मुझे कोई ट्रैक्शन मिलता है तब मैं और पैसे लगाता हूँ मार्केट में और अग्रेसिव होता हूँ। तो मार्क, आप जानते हैं कि आप कैश मार्केट में ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि आप बेयर मार्केट को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडर जो 2020 के बाद मार्केट में आया है, पर्टिकुलरली इंडिया में, हमने तो सिर्फ तेज़ी का बाजार देखा है। तो यूएस मार्केट में भी तेज़ी रहा, लेकिन अभी तो वहाँ मंदी आ गई है, बट इंडिया में अभी भी तेज़ी चल रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि किस तरह से एक इनएक्सपीरियंस ट्रेडर अपनी कमाई को संभाल सकता है? बिकॉज टिपिकली नया जो ट्रेडर होता है उसकी आदत होती है कि जो कमाया हुआ रहता है वो भी मार्केट को वापस देता है। तो अपने कमाई को कैसे रखें? हमारा इंग्रेडिएंट्स प्राप्त करना सर्टेनली रूप से एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसलिए आपको फिर से यू हैव टू रियलाइज़ दैट आपका नंबर 1 आपको प्रॉफ़िट को कम करना होगा। उन ट्रेडों को मोनेटाइज़ करना होगा और स्टॉक्स को बेच दें और प्रॉफ़िट को मेंटेन करें। पर लोग सिर्फ़ ट्रेडिंग करते हैं, उनको बस एक्शन चाहिए और जब भी मार्केट उनके खिलाफ हो जाता है और थीम बदलता है और 2021 के दौरान बहुत से लोग भले ही मैंने बार-बार अपने ग्राहकों को बताया और ट्विटर पे डाला कि ये मार्केट आपको बहुत कम अमाउंट दे रहा है, आपको अपनी तकनीकों को एडजस्ट करने के लिए कुछ करना होगा। या तो आप कैश लेकर वेट करें या फिर अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करना होगा और अपने स्टॉप को मजबूत करना होगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एक छोटी विंडो में फिर से बनाना होगा, स्मॉल नंबर्स में। और बहुत सारे लोग बस बार-बार कहते रहे और ब्रेकआउट्स खरीद रहे थे, पर फिर बड़े गेन के लिए वेट करना, एडजस्ट नहीं करना, एज़ अ रिज़ल्ट आपको लॉस होगा ही, हज़ारों डॉलर का लॉस होगा। क्योंकि उनके पास बहुत सारे खोने वाले ट्रेड्स थे। दूसरा व्यक्ति उस तरह का है जिसे अच्छे गेन्स एक्यूमुलेट करके वो स्टॉक्स को वापस नीचे आने देता है। उनको एक बहुत बड़ा प्रॉफ़िट हुआ था और वो बैठे रहे और वो नीचे आ गया एंड से काश 100 में बेच देता, अभी 80 हो गया और फिर वो नीचे 70 पे आता है, मैं इसे बेचा और फिर वो 60 पर वापस चला आता है और इससे पहले कि कोई एक्शन ले वो बहुत लेट हो चुके होते हैं। वो ऑलरेडी अपना हाफ गेन लूज़ कर चुके हैं होल्ड करके। ऐसे बहुत लॉस होता है और ये वो चीज़ है जो मैंने जल्दी किया था। ये मैं कहाँ करूँगा? मैंने बहुत सारे गेन्स वापस दिए हैं। मैं बहुत बड़ा गेन करके भी वो सब कुछ वापस दिया हूँ और फिर से वी हैव टू हैव रूल्स, लाइक आई हैव टू प्रोटेक्ट। मैं अपने गेन का X परसेंटेज कभी भी गेन्स वापस नहीं जाने दूँगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो डेवलप करने और यूज़ करने इम्पोर्टेंट हैं खुद को बचाने के लिए। ज़रूर। अश्विन, परफेक्ट मार्क। तो मार्क, 2 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन होने के अलावा आप एक अच्छे ड्रमर हैं, आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, एक अच्छे शूटर हैं। तो आप अपने जीवन में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें अपना खुद का बेस्ट वर्जन देते हैं। ये बना करने के लिए आपको क्या इंस्पायर करता है? मुझे बस ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हो आप कर सकते हो। किसी भी चीज़ को करने के लिए बस थोड़ी-सी ज़्यादा एफ़र्ट लगती है और आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने देखा हुआ है चीज़ों को, मैंने नोटिस किया है कि कुछ भी एवरेज करने के लिए थोड़ा एफ़र्ट तो लगता ही है और बस थोड़ा-सा ज़्यादा एफ़र्ट और आप उसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने वो माइंडसेट बुक लिखी है क्योंकि एक्चुअल में मेरे वर्षों में मैं 57 का हूँ और मैं 40 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने इमोशंस से निपटने के लिए बहुत सारे तरीके विकसित किए हैं और प्रैक्टिस करने के लिए और आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने ये लर्निंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड था।
और जब मैं पहली बार ट्रेडिंग किया, आई वॉज अ टीनेज, आई वॉज इन माई अर्ली 20s। मुझे बहुत दिलचस्पी थी चैंपियंस में रुचि, विनर्स में, और उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। हमने ओनिल के साथ क्या किया और मैंने स्टॉक के साथ क्या किया। हमने स्टॉक को देखा और कहा सबसे अच्छे स्टॉक में क्या सामान है, और फिर आगे चलकर कैरेक्टरिस्टिक्स की तलाश की। मैंने लोगों के साथ ठीक ऐसा ही किया। मैंने बिजनेस पीपल के लिए ओलंपिक चैंपियन पढ़ा और सोचा इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और इनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या है। एंड दैट्स व्हाट्स इन माय माइंडसेट बुक। ये केवल इतना ही नहीं था जो मैंने पाया, जो सीखा, बल्कि जो मैंने विकसित किया और अपने लिए उपयोग किया है। सो ये बिल्कुल सरल है। लाइक आई सेड, बस थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट और आप बहुत अच्छे बन सकते हैं इसमें। यह डेफिनेटली एक्सीलेंट बुक है मार्क। आप बहुत सारे विजुअलाइजेशन करते हैं, तो एक ट्रेडर के लिए मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन की प्रोसेस कितनी मददगार है? वेल अगेन, वो कंटिंजेंसी प्लान आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहाँ आपके पास हर चीज़ के लिए एक प्लान है। आप कैसे रिस्पॉन्स करने जा रहे हैं, अगर आप इसमें शामिल होना शुरू करते हैं तो आप विजुअलाइजेशन की आदत डालना शुरू कर देते हैं। आप पाएंगे कि आप इसे अपने पूरे लाइफ में करना शुरू कर देंगे। आपके पास कंटिंजेंसी प्लान्स होंगी चीज़ों के लिए, और फिर ये कॉन्फिडेंस के साथ हेल्प करता है। लाइफ को अधिक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने और अधिक फैसले लेने और अधिक रिस्क लेने में मदद करता है। अधिक होने के वजह से नई चीज़ों को लेने में, क्योंकि आप अधिक कंट्रोल में महसूस करते हैं, क्योंकि आपने पहले इसका रिहर्सल कर चुका है। लोग डर जाते हैं जब जब उनमें अननोन फैक्टर्स होते हैं, तब वो फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। उनमें ऐसी इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। जब आप पहले रिहर्स कर चुके हैं, जब आप पहले देख चुके हैं, तो आप ये जानते हैं आपको क्या करना है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इसे एक्सपीरियंस कर चुका है। तब आप और शांत होते हैं और आप केपेबल हैं। सो मैं करता हूँ ये एक्चुअल में एक एक्सियोमैटिक या ऑटोमैटिक चीज़ है जो मैं करता हूँ। आई डू अ लॉट लॉट ऑफ विजुअलाइजेशंस। आपने शूटिंग की बात की। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा था एंड मेंटल रिहर्सल वाज ह्यूज। वो एक बहुत ही तनावपूर्ण सिचुएशन है जब आप एक शूटिंग कॉन्टेस्ट में जाते हैं। आप एक भरी हुई बंदूक के साथ सच में दौड़ रहे होते हैं। आप इसे खींच सकते हैं और खुद को पैर में गोली मार सकते हैं। ये बहुत डेंजरस है। आप सच में सब कुछ मैप करने का ट्राई करते हैं। तो हाँ, मैं हर रोज़ सुबह उठकर विजुअलाइज़ेशन और मेंटल रिहर्सल करता हूँ, और रात को सोने से पहले भी। बहुत बढ़िया। मार्केट में आपसे छोटे ट्रेडर के नज़रिए से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अश्विन एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे एक प्रोफेशनल के रूप में सवाल पूछने की एक रिक्वेस्ट की थी। लेकिन मैं रिप्रेजेंट करता एक आम आदमी को जो कोविड के दौरान मार्केट में आया है, और क्योंकि छोटे कैपिटल है उनके पास में, तो वो ऑप्शंस ट्रेडिंग और लिवरेज प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब मार्केट में कोई नया आता है तो उसको क्या कैश मार्केट में काम करना चाहिए या डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करके मार्केट के अंदर में तैयार होना चाहिए? क्या स्मॉल कैप स्टॉक्स? नहीं, मैं छोटी पूंजी के बारे में बात ओ कर रहा स्मॉल हूँ। कैपिटल्स या मार्केट में स्मॉल ट्रेडर्स? ट्रेड करने के या लिए ऑप्शंस या क्रिप्टो या इस तरह के लिवरेज प्रोडक्ट का लोग ओके, उपयोग कर छोटे रहे हैं। खाते। हाँ हाँ। खैर देखिए बॉटम लाइन, मतलब अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप बड़े अकाउंट से शुरू करेंगे और ये छोटे अकाउंट में तब्दील हो जाएगा। और अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है तो आप एक छोटे अकाउंट को बड़ा अकाउंट कर सकते हैं और बड़े अकाउंट को बहुत ही बड़ा अकाउंट कर सकते हैं। सो मुद्दा अकाउंट कैपिटल का नहीं है, मुद्दा स्किल का है, स्किल के स्तर का है। सो अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर हैं, आई मीन आई एम श्योर कि मैं दे सकता हूँ। मेरे मेरे असिस्टेंट मार्क रिची, मैं उन्हें $10,000 दे सकता हूँ और 10 साल में वो अमीर इंसान होगा। सो और अगर मैं उन्हें 1 लाख या 10 लाख दे दूँ तो वो और भी अमीर होंगे, पर मैं दे सकता हूँ। और मेरे कुछ दोस्त या फैमिली मेंबर्स को मैं अगर $1 मिलियन दे दूँ तो वो 2 साल में ट्रेडिंग में पक्का टूट जाएँगे, और या उससे पहले भी। सो हाँ, जैसे मैंने कहा था कि आपको नॉलेज प्राप्त करना, आपको ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। पैसे सबसे छोटे प्रॉब्लम हैं। यहाँ सभी को पैसे की चिंता है, और ये वो शुरुआती चीज़ है जिसे मैंने किया। सालों साल अच्छा नहीं करने पे, जैसे हम फेलियर्स की बात किए थे,
मैंने क्या कहा पता है? मैं पैसे की चिंता करना बंद कर दूँगा क्योंकि मैं बस स्कोर बनाए रखना चाहता था। ओह! हर साल मैंने अच्छा नहीं किया। ओह गॉड! मैं बस काम के पीछे हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हालाँकि मैं बस समुद्र में था, बस ज़मीन से दूर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पर एक्चुअली मैं करीब आ रहा था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा था, उन सारी गलतियों को करके। पर ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने जो किया उन्होंने कहा मैं सिर्फ़ शिकार करने वाला हूँ और स्कोर रखने वाला हूँ। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि मैंने अपनी स्क्रीन को कितना हटा दिया, वो टिकर छोटा-सा। ये तब हुआ जब मुझे उदाहरण मिलने लगे और उनके पास नीचे की तरफ एक छोटा-सा टिकर था जो बताता था आपका अकाउंट कितना ऊपर है, कितना नीचे है और लोग पूरे दिन इसे देखते रहते थे और फिर जैसे-जैसे ये उनके खिलाफ जाने लगता था, वैसे-वैसे वो घबरा जाते थे, वे देखने लगते थे। मैंने रोज़ की तरह वो पी&एल देखना बंद कर दिया और मैंने कहा मुझे बस ग्रेट डिसीज़न लेने पर माइंडसेट करने थे और सबसे अच्छा ट्रेडर होने के नाते मैं हो सकता हूँ। मेरा गोल दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर बनना था और हर एक ट्रेडिंग डिसीजन को क्वालिटी डिसीजन बनाना था। I'm just gonna focus on process and getting this process done and breaking it down into each individual things. क्या मेरी बाइंग सही जगह पर सही है? क्या मेरा स्टॉप काफ़ी टाइट है? और बस उन्हीं बातों की चिंता करना। जब मैंने उन्हें ठीक करना शुरू किया, यू नो अचानक पैसा आने लगा और मैंने इससे अपना कैपिटल बढ़ाया और मैंने बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी लिया और उसे बहुत बड़ा अमाउंट बनाया। नहीं नहीं, मैं छोटी पूंजी के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्केट में ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस या क्रिप्टो या इस तरह के लिवरेज प्रोडक्ट का लोग उपयोग कर रहे हैं। अरे! हाँ, 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 मैं ऑप्शंस के बारे में बात करता, मैं भूल गया था। या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज़ यू आर राइट देयर इज़ जब आपके पास छोटा अकाउंट होता है, आप सोचने लगते हैं कि लेवरेज यूज़ करना चाहिए। इसीलिए आप उन प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं और आप ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं। ऑप्शंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि एंड आई नो यहाँ कुछ लोग हैं, जो यहाँ ऑप्शंस के साथ अच्छा करेंगे और फैक्ट ये है कि 99.9% ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्योंकि ऑप्शंस एक बहुत खराब दाव है। आपके पास आपके अगेंस्ट काम करने वाली बहुत चीज़ें हैं। टाइम वैल्यू, यू हैव गॉट द स्प्रेड्स, यू हैव गॉट द प्रीमियम्स। असली प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस मार्केट में जाना बिल्कुल वैसा ही जैसे हॉर्स ट्रैक पे जाना। जब आप हॉर्स ट्रैक पे जाते हैं, आप पर शर्त है कि ये पोस्ट से 10 मिनट पहले है। द हॉर्स इज़ 8 टू 1, यू बेटर देन 8 टू 1, राइट? अब 10 मिनट बाद गेट खुलता है, हॉर्सेस बाहर आ जाते हैं पैसों के साथ। सोचिए कि आपको 8 से 1 का वादा किया गया था, लेकिन आपको पैसे भी मिले। अब क्योंकि बेट के आधार पर उन्होंने ऑड्स को बदल दिया। हाउ नाइस इट मस्ट बी टू बी ऑन द अदर साइड एंड चेंज द ऑड्स। टेक पीपल्स मनी एंड चेंज द ऑड्स बेस्ड ऑन हाउ द मनी आर लेड। तो यही ऑप्शन मार्केट प्रीमियम के साथ करता है, ताकि जैसे-जैसे स्टॉक अस्थिर होता जाता है और स्टॉक की कीमत के साथ चीज़ें होती हैं, अब प्रीमियम के गुब्बारे सिकुड़ते हैं और यही कारण है कि ऑप्शन इतने कठिन हैं और आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए नए व्यापारियों को किसी भी लेवरेज से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जब तक आप अपनी पूँजी को दोगुना नहीं कर सकते नकद आधार पर, तो आपके पास मार्जिन्स या ऑप्शंस यूज़ करने का कोई बिज़नेस नहीं है। अब मैंने कभी नहीं, मैंने बहुत पहले ऑप्शंस यूज़ किया है। मैं आपको बताता हूँ कि वो सारे रिटर्न्स जिसके बारे में आपने पढ़ा है, वो सारा सक्सेस मुझे कभी ऑप्शन से नहीं मिला। ग्रेट। तो आपकी किताब माइंडसेट सीक्रेट फॉर विनिंग, जिसका चैप्टर 3 मुझे पसंद है, एक चैंपियन की सेल्फ इमेज। एक ट्रेडर अलग अलग ट्रेडिंग मेथड और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को सीखता है, उसको फॉलो करता है, लेकिन अपनी खुद की खराब सेल्फ इमेज की कारण वह मार्केट में फेल हो जाता है। तो क्या बेहतर सेल्फ इमेज बनाना इतना महत्वपूर्ण है? बिल्डिंग सेल्फ इमेज? वेल, तो कई मायनों में सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कुछ भी करने में आपको तकलीफ होगी, जिसके लिए डिसाइसिव डिसीजन और दबाव में ट्रिगर खींचने की आवश्यकता होती है। आपके ऊपर बहुत दबाव है। ऐसा है कि ट्रेडिंग एक तरह से एक एक बहुत बड़े चैंपियनशिप खेल में होने जैसा है।
और वो एक आपको गेंद देते हैं और आपको विन शॉट बनाना होता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है बहुत दबाव है हर डिसीजन पे। ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह से आप जल्दी महसूस करते हैं चीज़ों को और ऐसा शुरुआत में लगता है, बाद में नहीं। मुझे अब ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे मुझे बहुत लगा है, मैंने बहुत लंबे समय तक किया है। तो इसीलिए आपकी सेल्फ इमेज और आपका योग्य महसूस करना, यू नो आप हार जाएँगे अगर आप खुद को अनडिज़र्विंग समझेंगे तो। आप ऐसे में खुद को हानि पहुँचाएँगे, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे। डू यू फील लाइक दिस इज़ द वे वी वर्क? कि आप अपने खराब प्रोग्रामिंग को दूर करने में कैपेबल हो सकते हैं, शायद एक सर्टेनली पीरियड के लिए, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली हम सबकॉन्शियस में वापस आते हैं, क्योंकि सब कुछ वही चलाता है। और इसलिए अब ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप गरीबी से शुरुआत करते हैं, लाइक मी, मैंने बहुत गरीबी से शुरुआत की, तो मेरे पास वो था जिसे मैं पॉवर्टी मेंटालिटी कहता हूँ। भले ही अ, आप अच्छा कर रहे हों, आप विश्वास नहीं रखते हैं, आप ये विश्वास नहीं करते कि आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़। आप, क्योंकि कंडीशन्ड है कि आपके माता-पिता अमीर नहीं थे। जब आप खुद से पूछते हैं कि मैं अच्छा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा करने के लिए नहीं हूँ। मेरे पास आईवी लीग एजुकेशन नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट द थिंग इज़, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप टाइम लगा रहे हैं एंड यू वर्क हार्ड, यू डू डिज़र्व इट। यू डू डिज़र्व सक्सेस। शायद आप बहुत नुकसान से गुज़रे हों। आपका काम जो रहा है वो बहुत टेरिबल रहा है, और आप खुद को माफ़ करके और आगे बढ़ते हैं, तो यू डू डिज़र्व गुड थिंग्स। आपको पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और हाँ, मैंने इस बारे में अपने बुक में, माइंडसेट बुक में बात की है, और ये बहुत ही आसान है, बस एक स्विच को ऑन करने जैसा। यदि आप नहीं जानते हाउ टू चेंज योर मोड ऑफ थिंकिंग, आपको फ़ोकस कहाँ करना है? देखिए, जो भी चीज़ हम इस दुनिया में करते हैं, जो हमारे लाइफ़ में होता है, is guided by a couple of things. One is what we focus on, and the choices we make, and what things mean to us. हमारे लिए इसकी क्या मीनिंग है? तो मीनिंग बदलना, मैं अपनी नज़र से मीनिंग देखता हूँ तो मैं इनक्रेडिबली डिज़र्विंग हूँ, क्योंकि मैंने ज़ीरो से शुरू किया था। मुझे लगता है मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ उसके मुकाबले जिसे जन्म से ही उपलब्धियाँ मिली हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी सीखने को। आई एक्चुअली फ्लिप दैट अराउंड। पर शुरुआत में मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मुझे लगता था मैं बहुत अनडिज़र्विंग हूँ, क्योंकि मैं गरीबी से था। मैं अमीर कैसे बनूँगा? हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन को और इलाबरेट कर देता हूँ। जिसके पास छोटी पूंजी है वो ऑप्शंस, क्रिप्टो जैसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शंस की कैपेबिलिटी है कि छोटा कैपिटल को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक अच्छी आइडिया है कैश मार्केट करें कि ऑप्शंस करें? मार्क, सुपर परफॉर्मेंस वर्ड मैंने आपसे सीखा है, और आपकी किताब से थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन में मेरा पसंदीदा चैप्टर 10 8 कीज ऑफ अनलॉकिंग सुपर परफॉर्मेंस, और चैप्टर 11 द चैंपियन ट्रेडर माइंडसेट है। इस 8 कीज में से मैं अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ में मुझे चैलेंज महसूस होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप कभी भी ब्रेकआउट पॉइंट से 5% से अधिक स्टॉक का पीछा नहीं करते, तो आप पोर्टफोलियो में किसी सिंगल स्टॉक में 25% पोजीशन साइज तक कैसे पहुंचते हैं? दूसरा, आपके किसी सिंगल स्टॉक में से एक बड़ा पोजीशन लेने के लिए इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? मुझे इसे थोड़ा तोड़ना पड़ा, क्योंकि हमने कई चीज़ों के बारे में बात की थी। सेलिंग इन द स्ट्रेंथ्स, ये बहुत ईजी है। आपने क्या कहा था इसके जस्ट पहले? वो पहली बात क्या थी? What was it? कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। ऑलराइट, सो कंसंट्रेशन, एक बड़ी सिचुएशन लेना एंड देन सेलिंग इट फॉर स्ट्रेंथ, तो वे साथ चलते हैं। क्योंकि यदि आप असल में एक बड़ी सिचुएशन लेते हैं, तो इसे एक छोटे रिवॉर्ड की तरह मजबूती से बेचने पर पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं इस बारे में इतना चिंतित नहीं हूँ। लोग स्ट्रेंथ में नहीं बेचते हैं क्योंकि स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, दे बिकम ग्रीडी। वो कहते हैं स्टॉक्स मून पे जा रहे हैं, लाइक टेस्ला, जो भी हो। हालांकि अगर मैं एक्चुअल में एक बड़ी सिचुएशन लेता हूँ और अगर स्टॉक ऊपर जाता है 10, 15, 20%, तो मेरे पोर्टफोलियो पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब मैं क्लियर रूप से सोच सकता हूँ कि बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये अधिक होगा तो इसका बड़ा इफेक्ट होगा, ये है। बट मैं अगर छोटी सिचुएशन लेता हूँ
और मैंने अपने पोर्टफोलियो का 2% स्टॉक में डाल दिया और ये बढ़कर 10% हो गया। वो 0.2% है मेरे परफॉर्मेंस का, जस्ट टू मूव द नीडल। सो कंसंट्रेशन एक्चुअली हेल्प्स मी सेलिंग द स्ट्रेंथ। जहां तक मैं पर्सनली रूप से हूं, जिस तरह से मैं एक बड़ा पद ले सकता हूं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रिस्क। सो मैं हमेशा बड़े पोजिशन ही लेता हूं जब ट्रेड काम कर रहा हो। I've got some traction। यूजुअली मैं पहले से प्रॉफिट्स में होता हूँ छोटे पोजीशंस में, और मेरा स्टॉप बहुत टाइट होता है। अब आपने शायद कुछ मैक्सिमम के बारे में कहा था। डिड यू सेड दैट आई हैव मैक्सिमम 5% स्टॉप? हाँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ। बिकॉज आई हैव अ बिग, दैट्स नॉट माई मैक्सिमम स्टॉप। मैं बस अश्योर करना चाह रहा था। हाँ, मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि आप किसी स्टॉक का ब्रेकआउट पॉइंट से 5% से अधिक पीछा नहीं करते। Oh, don't chase, yeah, right, don't chase the stocks. I don't chase the stocks more than 1%। So yeah, 1%। 5% पुराना रूल था। वो पुराने दिनों में जैसे वो ओनील रूल की तरह था। यू नो, और कुछ लोग तो 10% भी चेस कर रहे थे। एंड दैट वाज बैक जब मैंने पहली बार शुरुआत की। मैं शायद 5% का स्टॉक का पीछा करूंगा, पर पिछले 25-30 सालों में नहीं। इफ आई कैन बाय इट वर्चुअली परफेक्ट, यू नो, राइट एट द ब्रेकआउट विद इन 1% या 2% कुछ स्लिपेज के साथ, तो मैं छोड़ दूंगा। मैं अकेला छोड़ रहा हूँ, मैं इसका पीछा नहीं कर रहा हूँ। और अगर ऐसा होना ही था तो मैं इसे मिस कर दूंगा। और नो, दैट्स द डिसिप्लिन। यदि आप पीछा नहीं करते तो एक स्टॉक में उस 25% पोजीशन साइज तक कैसे पहुँचते हैं? वेल, व्हेन आप जितने अमीर हैं ये कठिन है, क्योंकि आपको वो बड़े फैसले लेने हैं। मुझे नहीं पता आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है अभी। मुझे याद है आप कुछ बहुत बड़े नंबर्स में थे, वो भी बहुत जल्दी। सो यू हैव अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका छोटा सा हिस्सा बन पाया। सो देखिए, लिक्विडिटी के साथ लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, अच्छा अगर आपको इतना बड़ा रिटर्न मिला तो आप अरबपति क्यों नहीं हैं? लिक्विडिटी इसीलिए, आई डोंट रिस्पेक्ट रिस्क। मैं अपने नेटवर्थ का पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा सकता हूँ, और एक बार मैंने ये किया है। फॉर कपल ऑफ डेकेड्स मैंने अपना एक एक पैसा उसमें लगा दिया था। और अब ये बहुत 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 छोटा परसेंटेज है। सो दैट्स जब आपके पास बहुत अधिक पैसा होता है तो यही प्रॉब्लम होनी चाहिए कि आपके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। या यू हैव अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम। सो देन अब आपको तब तक खरीदना होगा जब तक आप कर सकते हैं। एक अमाउंट आप स्टॉक की कीमत को प्रभावित किए बिना सुरक्षित रूप से निकाल सकते हैं। ये वीडियो देखने वाले को ये प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक कि आप हेज फंड या म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, या आपके पास $10 मिलियन का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट है। ये भी छोटा है। आज तक मैं कभी कभी पोजीशन लेता हूँ जो एक स्टॉक में $10 मिलियन है, और मैं अभी भी बहुत तेजी से बाहर निकलता हूँ और अपनी पोजीशन प्राप्त करने में केपेबल हूँ। हालांकि ये रिलेटिवली लिक्विड नाम होना चाहिए। मार्क, एक प्रश्न है कि हमने 45 मिनट ऑलरेडी कर लिए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 15 मिनट और दे दें। कुछ और क्वेश्चंस रह गए तो वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। वेल, मैं आपको ऐसे मैं आपको सच बताता हूँ। पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इसे एनकरेज नहीं कर रहा हूँ। और फिर जैसे यूएस इन्वेस्टमेंट चैंपियनशिप में मैं 4x लेवरेज था पोजीशंस में। मैंने पूरे अकाउंट्स लगा दिए थे जितने कैपिटल्स लगा सकता था मैं। हालांकि मुझे मुनाफा था जिसके साथ मैं काम कर रहा था। मेरे पास स्टॉप्स थे जो सुपर टाइट थे और लिक्विड नेम में, and I was not holding that overnight. Like I would usually trade out of that big overweight, और फिर मैं अगर उसे ओवरनाइट रखूंगा तो उसे एक अच्छे उचित सिचुएशन में लाऊंगा। सो यदि आप अभी ये करना शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको किसी भी लेवरेज का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं इसे 40 साल से कर रहा हूं, तो इसको रिस्क को मैनेज करने में केपेबल हूं, और इसके साथ भी कभी कभी मुझे टॉर्पीडो हो जाता है। मेरे पास ऐसे दिन हैं जहां मैं बड़ी हिट लेता हूं क्योंकि मैं बड़ी पोजीशन लेता हूं, एंड इट मूव्स ऑन मी। इवन अ लिक्विड पोजीशन मूव्स क्विकली। और अगली बात, आप हाथ पैर मार रहे हैं, आप पानी के नीचे हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जनरली स्पीकिंग, बड़े पोस्ट पर पोर्टफोलियो 25% होने वाला है।
एंड मैथमेटिकली स्पीकिंग 25%, अगर आप 2 to 1 ट्रेडर हैं, एक ट्रू 2 to 1 ट्रेडर हैं, मैथमेटिकली स्पीकिंग आपकी ऑप्टिमल पोजीशन साइज 25% है। और अगर आप कुछ ऑप्टिमल एफ या कैली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप अपना नंबर डालिए और अगर आप 2 to 1 ट्रेडर हैं तो इट्स गोना किक बैक, इट्स गोना से टू यू 25% इज योर ऑप्टिमल पोजीशन। सो मुझे जो लगता है इतने साल के एक्सपीरियंस में, ये 40 साल के एक्सपीरियंस में, वाओ 25% एक बहुत अच्छी एक्सपोजर है। पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है कि फीमेल स्टॉक मेरे खिलाफ 10% से नीचे जाए। ये मेरी टोटल इक्विटी का 2.5% है, मैं अभी भी इससे ऊपर आ सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये है ऑप्टिमल मैक्सिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट लगभग 5 से 10% होता है। पर अगर मार्केट खराब है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माई फील फॉर द मार्केट, मैं किसी स्टॉक के 100 शेयर्स खरीद सकता हूँ और ये बिल्कुल मामूली हिस्सों को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक्चुअली मैं अभी पैसे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी ट्रेडिंग रिदम को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसका रेंज नेग्लिजिबल से 25% तक जा सकता है। अब एक आखिरी बात, USIC 2021 के दौरान मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ फुटबॉल खिलाड़ियों ने क्यों लाइनमैन पर फुटबॉल खिलाड़ियाँ स्टेरॉइड क्यों लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ के लड़के ने लिया हुआ है। ऑलराइट, तो अगर मैं स्टेरॉइड नहीं लेता हूँ तो मुझे बदनाम किया जा सकता है क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मजबूत और बड़ा होगा। सो जब आप किसी कॉन्टेस्ट में हो, जैसे यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप, और पूरी दुनिया आपसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि मैं चाहता था, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो मुझे डाल रहे हैं पहले के वर्षों में। कुछ लोगों ने 1000% रिटर्न, 900% रिटर्न किया था। वो स्मॉल पोजिशंस लेके ऐसा नहीं किए। दे हैव टेकन ह्यूज पोजीशन और वो बहुत बहुत अग्रेसिव थे। तो मुझे भी ये करना होगा अगर मुझे compete करना है तो। ज़रूर अश्विन, क्योंकि हमारे पास टाइम की एक लिमिट है। मैं वह करना चाहता हूँ जो मेरे फेवरेट ग्रुप है, इंडियन चार्ट। क्या? गुड, 56। तो मार्क, हमने आपके लिए 5 स्टॉक बनाए हैं जहाँ अश्विन के कुछ पोजीशंस थे। मुझे नहीं पता कि वो अभी भी पोजीशन है कि नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने पर्सपेक्टिव से उन स्टॉक्स को देखें और बताएं कि अश्विन क्या सही उन स्टॉक्स को आपके मॉडल के हिसाब से जज कर पाए ये हैं। इंडियन स्टॉक्स है ना? हाँ हाँ, 5 भारतीय शेयर। सो आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? हम अभी उनका एनालिसिस करेंगे जहां वो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, या पास्ट का? आप पास चार्ट के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, केवल 2 स्पॉट्स हैं जिन्हें मैं खरीदता, इन द मिड जुलाई व्हेन इट केम विद अ वेल फॉर्म्ड बेस, यू गॉट अ परफेक्ट VCP राइट देयर इन द राइट। अभी यहाँ से बाहर आते हैं, आप 4 या 5 बार दाईं ओर जाते जहाँ मैं उसे खरीद रहा होता, और फिर हम जाते हैं सितंबर में, जस्ट बिफोर सितंबर, मे बी आप जानते हो, वहीं वापस आए जहाँ से आ रहे हैं। एंड दीज आर डेली बार्स, राइट? इसे ही मैं शॉर्ट स्ट्रोक कहता हूँ, जहाँ ये काफ़ी ब्रीफ होते हैं, बट मे बी देयर। और इसके अलावा वो स्टॉक एक सुपर हाई अल्फा स्टॉक है, इसमें लगभग कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सब ऊपर है। तो ये ठीक उसी तरह का स्टॉक है जैसा आप चाहते थे। ठीक है ठीक है, तो अब मैं ये करता हूँ। अब जब आपने मेंशन किया ही है तो शायद यहाँ से आगे निकल गए होंगे। वेल मुझे नहीं पता अगर आपने आपने ये खरीदा है, पर मेरे लिए पर्सनली रूप से, आई मीन, अगर कोई स्टॉक उस तरह से ऊपर चला जाता है और फिर मैंने इसे उस छोटे से स्टॉक से खरीदा होता, तो आई वुड हैव बीन सेलिंग दिस इन दिस स्ट्रेंथ, एंड सर्टेनली आफ्टर दिस बिग डाउन डे, वो अगले रिकवरी के दिन, थोड़ा पीछे राइट की तरफ ऑफ द हाई, दूसरे दिन के हाई से उसके पास एक बड़ा डाउन डे था, नो, कीप गोइंग ऑल द वे टू द राइट ऑफ द वेरी हाई। हाँ, ये पहला बिग डाउन डे, अगर मेरा कुछ प्रॉफ़िट होता तो मैं उस प्रॉफ़िट को प्रोटेक्ट करना शुरू करता। नाउ नाउ ये पॉइंट है जहाँ पे हम थोड़ा प्रॉफ़िट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये चेंज है एक कैरेक्टर में, और ये बिगेस्ट डाउन डे है शुरू से लेकर अभी तक। ठीक है, ये दिलचस्प है। अश्विन, आप चाहते हैं कि आगे क्या करना है? ठीक है, दूसरा स्टॉक फेवरेट शेयरों में से एक ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, जो इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये एक और है जो जुलाई में वहाँ एक बहुत अच्छे छोटे आधार से निकला था,
इसलिए मैं इसे जुलाई की शुरुआत में वहीं खरीदूंगा। दैट्स व्हाट आई कॉल अ पॉज पिवट। ये केवल एक दिन के लिए रुकता है। तो आपके पास वीसीपी है। आई मीन मैं पर्सनली रूप से मुझे ये जानने में दिलचस्पी होगी कि ऐशमैन ने इसे कब खरीदा। पर वो दिन होगा जब मैं इसे खरीदना चाहूँगा। ये बहुत एफिशिएंटली ऊपर चला गया। आपके पास लगभग कोई अस्थिरता नहीं थी। तो ये वो है जिसे मैंने शायद अभी-अभी बेचा होगा कुछ स्ट्रेंथ में। और जैसे-जैसे ये हाई हो रहा है बस स्ट्रेंथ का स्केलिंग शुरू करते हैं। जब आपके पास एक ऐसा स्टॉक है जो इस तरह से व्यवस्थित रूप से वर्क करता है, तो इसमें बहुत अधिक नेगेटिविटी नहीं है। यू जस्ट ट्रेल देम वंस यू गेट द प्रॉफिट। अब आप जानते हैं कि एक मूविंग एवरेज दैट कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ द प्राइस एक्शंस, और फिर जब आप इसके नीचे आते हैं तो शायद वहां से कुछ प्रॉफिट लेना शुरू कर दें। ठीक है, अश्विन ने इसे कब खरीदा? So I buy same point here only after once the breakout. No wonder he is a star student, right? मुझे ये भी नहीं पता था कि कब ठीक वहीं से हमने ये खरीदा था। सो देयर यू गो। तो ये बस हमें बताता है कि दिस इज टीचेबल। यू नो आप इसे सीख सकते हैं, और आपके यू कैन लर्न द सेम 5 पॉइंट्स एज मार्क मिनोविनी। ये जो मैं करता हूँ। इस खरीद पॉइंट के तरह ही मुझे आपका सेटअप पावर प्ले बहुत पसंद है मार्क। मैं ज़्यादातर समय पावर प्ले ट्रेड करना पसंद करता हूँ और कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो लो चीप, हैंडल ब्रेकआउट या पावर प्ले में से आपका पसंदीदा सेटअप कौन सा है? सो नहीं, मेरे पास कोई एक्चुअल में पसंदीदा नहीं है, क्योंकि ये यूजुअली एक मार्केट का फंक्शन है। लाइक इन 1995 मैंने इस वर्ष को हाई टाइड फ्लैग कहा। हाई टाइड फ्लैग्स में सारी पावर रखी गई थी, और वो साल मेरे अब तक के सबसे बड़े सालों में एक है। आई वॉज अबव 400% दैट टाइम। वो एक गेम चेंजिंग ईयर था मेरे लिए। एंड और अभी अन्य पीरियड्स हैं जहाँ हमारे पास बहुत बड़ा एग्जांपल, जैसे 1990 में अमेरिका में जो बियर मार्केट था वो बहुत सिमिलर था जो अभी बियर मार्केट है उससे, एक्सेप्ट दिस राइट साइड ये 1962 की तरह लग रहा है। लेकिन अभी हाल तक ये बहुत कुछ 1990 जैसा दिख रहा था। दैट्स वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ बिग कप विथ हैंडल्स, और वो उन सही आकारों में उन चीट्स को बना रहे थे, जैसा जैसा मैं उन्हें चीट एरिया कहता हूँ। तो ये मार्केट का फंक्शन भी है। जब आप किसी चीज़ को फेवरेट बना लेते हैं तो क्या होता है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जबकि कुछ सेट हो रहा है, और आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आप देख रहे हैं, आप जंगल में देख रहे हैं, और आप उन खूबसूरत पत्तियों को छोड़ रहे हैं जो ट्रीज़ पे हैं, क्योंकि आप कुछ और ही ढूँढ रहे हैं। सो आप श्योर हो जाएँ कि आप ऐसे माइंडसेट में नहीं फँसे हैं जो कि ये मेरा फ़ेवरेट है, मैं इसके लिए इंतज़ार करूँगा। हो सकता है वो हो ही ना कभी। साथ में यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए मेरे पास पावर प्ले को सँभालने के लिए कम चीट शीट हैं। तो मैं आपको जो गारंटी दे सकता हूँ, वो ये है कि एक बुल मार्केट नहीं होने वाला है। यू आर नॉट गोना गेट वन और ऑल ऑफ देम। आप ब्रेकआउट या पावर प्ले पर वापस खींचने के लिए चीट, लो चीट, हैंडल को प्राप्त करने जा रहे हैं। हाँ, उनमें से कुछ दिखाई देने वाले हैं। तो मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे मैं एक इमारत में 50वीं मंजिल कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए मुझे तीसरी मंजिल, 7वीं मंजिल, 12वीं मंजिल, 15वीं मंजिल पर पहुँचने में कैपेबल होना चाहिए। और शायद मैं 15वीं मंजिल पर पहुँच जाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे 50वीं मंजिल तक काफ़ी अच्छी सवारी मिले। लेकिन मैं 7वीं मंजिल पर आता हूँ और मुझे एक बड़ी सवारी मिली, लेकिन लिफ्ट उन मंजिलों या उन सभी मंजिलों में से एक पर रुकने वाली है। इस तरह मैंने अपना जाल डाला, और फिर मार्केट को बताने दिया कि पैसे कहाँ लगाए जाएँ और किस चीज़ का प्रसार किया जाए। 1354। बहुत बढ़िया। आइए हाल के एक आईपीओ शेयर की तरफ चलते हैं, कैंपस एक्टिववेयर। ऑलराइट, आई मीन मैं इसे लगभग सर्टेनली रूप से आपको बताता हूँ कि हम ऐशमैन ने इसे कई अवसरों में एक खरीदा है, और शायद ये शायद अगस्त से ठीक पहले जा रहा था। ये शायद वहीं था। यस, परफेक्ट। यहाँ ब्रेकआउट के साथ बहुत सारा वॉल्यूम भी है। यप, वॉल्यूम आया। आई मीन ये एक परफेक्ट प्राइमरी बेस सेटअप है। हो सकता है कि आप अपने चॉप्स लिक कर रहे हो जब आपने देखा कि ये सेट हो रहा है, राइट? यू मस्ट बी गेटिंग वेरी एक्साइटेड।
मैंने भी ये देखा सेट हो रहा है तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया कि ये एक परफेक्ट सेटअप है। देन यू हैव अ चीट एरिया यू कैन बोर्ड ओवर देयर एंड अगस्त 15 के आसपास, उसके बाद पता नहीं क्योंकि छोटे बेस से निकला। देन यू हैव अनदर ब्रेकआउट नियर सितंबर 12, वी टाइटन अप वंस अगेन। हर बार ये वीसीपी बनाता है, सो या ये यूनिवर्सल है। और एक चीज़ और है, द वे आई अप्रोच द मार्केट, ये कुछ द स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स और टाइमर है। ये टाइम के शुरुआत से और टाइम के अंत तक काम करेंगे, एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई डू एंड व्हाट डज समवन लाइक ओनील डज। हम दोनों जो कर रहे हैं वो टाइमलेस है। कुछ लोग हैं जिनके पास स्ट्रैटेजीज हैं और ये एस्ट्रोलॉजी पर आधारित हैं, और हु विन्स द सुपर बॉल, ये सब लॉन्जेविटी के बारे में है। कंसिस्टेंसी अप्लाई करना चाहिए, और हर 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 दशक, एवरी 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 सेंचुरी, और उस लंबे पीरियड्स में ये जो मैं करता हूँ वो टाइमर है। बहुत बढ़िया। जो जल्दी से अगले इंडियन होटल पर चलते हैं, जो कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को ओन करती है, इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। यस सर, मैं शायद जुलाई के आसपास खरीदारी के लिए मामला बना सकता था। मुझे लगता है ये जुलाई 5 या तो है, और फिर शायद ये थोड़ी देर बाद खरीद कर 18वें के करीब पहुंचना। इस आधार से बाहर आकर, अब फिर हाल ही में सितंबर में इसमें तेजी आई, रेट्स बढ़ गए। यहाँ पे अच्छे दिन मिले जहाँ अप वर्सेस डाउन था, और देखने में ऐसा लगता है जैसे ये थोड़ा सा एग्जॉस्टेड था शॉर्ट टर्म में, लेकिन स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है, और एक्चुअल में मजबूत है, और शायद उस स्ट्रेंथ में बेचते अगर मैं होता, स्विंग ट्रेडर होता। मार्क, क्या आप सभी शेयर्स में फिर से प्रवेश करेंगे यदि रेट कम हो जाए और आपकी स्ट्रैटेजी बोले कि हाँ ले लो, तो सेम स्टॉक में फिर से आप एंट्री करेंगे? इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी-कभी सबसे अच्छा स्टॉक जो आप खरीद सकते हैं वो है जो आपके पास पहले से है, या वो जो आप पहले ले चुके हैं। सो एब्सोल्युटली मैं उसे वापस खरीद लूँगा अगर फिर से सेट होता है और टैक्टिकल एक्शन सेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो 1000% ऊपर जा सकते हैं, और उस दौरान 4 या 5 बार सेट हो सकता है। याहू एक परफेक्ट एग्जांपल है 1997 का। मैंने याहू को लगभग एक सटीक सिचुएशन में खरीदा था, जैसा कि हमने अभी उस पिछली टीम पर देखा था। मुझे नहीं पता था कि ये कैंपस या आईटीसी जो प्राइमरी बेस था, 97, आई एम नॉट कंपेयरिंग दैट अप, गो बैक टू 97। याहू तब 8000% से ऊपर था, और मैंने 1000% नहीं कमाया, लेकिन मैंने बहुत पैसा कमाया। मैंने 100% बनाया, फिर 60% बनाया, फिर 30% बनाया, और जब हम इसे कंपाउंड करते हैं साथ में, एंड इट वाज इक्विवेलेंट ऑफ होल्डिंग अ बिग मूव इन याहू। पर मैंने ट्रेड किया बेस के बाद बेस के बाद बेस से वेरियस स्ट्रेंथ्स में, और फिर कंपाउंड में बेच दिया था। तो क्या आपका कोई फेवरेट टाइम फ्रेम है जिसे आप अधिक ट्रेड करते हैं, वीकलीज या डेलीज? वीकली और डेली चार्ट का यूज़ करते हुए, जहाँ वीकली टाइम फ्रेम है, मैंने हमेशा डेली और वीकली दोनों को देखा, इसलिए मैं दोनों के साथ जाना चाहूँगा। एंड ट्रेडर लाइक लॉयन के एक इंटरव्यू में आपने मेंशन किया था कि आप लाइव मार्केट में इंट्राडे चार्ट्स का उपयोग करते हैं। तो क्या यह सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टॉक को देखने के लिए, या आप स्टॉक की किस स्क्रीनिंग भी मार्केट में? करते हैं? आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ। यू गॉट मी इन योर एक्सेंट इन दिस वन। तो आप ट्रेडर्स के साथ कुछ इंटरव्यू आपने किया था जिसमें आपने मेंशन किया था कि आप लाइव मार्केट में भी चार्ट देखते हैं, जैसे 5 मिनट का चार्ट। तो ये आप क्यों देखते हैं? आप स्टॉक इंट्राडे चार्ट कह रहे आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं? देखते हैं? ओह, तो 1 मिनट या 5 मिनट की तरह? मैं नहीं चाहता कि मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करूं। मैं एंट्रेंस को देख ही नहीं रहा हूं। मैं एंट्रेंस के दिनों कारोबार ही नहीं कर रहा हूं। मैं अभी भी दैनिक कारोबार कर रहा हूं। तो मार्क, मेरी ओर से ये आखिरी सवाल है। आपने हजारों ट्रेडर और पार्टिसिपेंट को ट्रेन किया है अपने वर्कशॉप में। तो इन वर्कशॉप में भाग लेने से पहले या शुरू करने से पहले आप ट्रेडर में किस तरह की तैयारी देखना चाहते हैं? वर्कशॉप से पहले की तैयारी? जी जी। आपको किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक खुले दिमाग और एक समझ के साथ आते हैं, और आप एक
फायर होस से पीने जा रहे हैं, जैसे कि इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये शायद दुनिया की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप है। सो ये ए टू जेड तक है, ये बहुत एडवांस है। हालांकि हम चीज़ों को तोड़ते हैं, और आई थिंक यहाँ तक कि कोई जिसने अभी पहले कभी शेयर का कारोबार नहीं किया है वो भी इसे समझ पाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे किताबों को जितनी बार हो सके पढ़ना है, क्योंकि तब आप बहुत सारे लिंगों से परिचित होते हैं और बहुत सारी चीज़ों से जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। सब कुछ बुक में है, लेकिन हम सर्टेनली बहुत कुछ जोड़ते हैं। उनके बारे में बात कर रहे हैं जो बारीकियों को बाहर लाते हैं। Q&A सेशन इस साल भी हम डेविड रायन के साथ एक पोर्शन किए हैं। आप डेविड रायन के आने पर आए थे, है ना? तो डेविड रायन मेरे साथ थे 7 या 8 साल, मैं तो 12-13 साल से कर रहा हूँ। लेकिन इस साल मार्क रिची, हु इज़ माय राइट हैंड मैन एंड मैन विद प्राइवेट एक्सेस, और जिसने 12 वर्षों में ज़बरदस्त प्रदर्शन और करियर किया है, और उसके केवल 5 या 6% का ड्रॉडाउन मिला है 3 टाइम्स, और उस टाइम के कंपेयर में एक वर्ष में 42% का एवरेज। और ये उसका ब्लेंडेड मनी है, जिसमें मैनेजमेंट मनी के साथ मिला हुआ मनी है, और उसका पर्सनल मनी जो कि $100,000 से 25 मिलियन हो गया, वो सिर्फ एक बहुत बड़ी सफलता है, और इसे किसी रूप में अच्छी तरह से जानता है। शायद मेरे लिए अगली सबसे अच्छी बात है, और वो इस साल मेरे को इंस्ट्रक्टर हैं। सो तैयारी ये होगी वो सब कुछ पढ़ने के लिए जो मेरे किताबों में नहीं है। मार्क रिची के बारे में पढ़ने के लिए आप मोमेंटम मास्टर्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही उनका इंटरव्यू होता है। बहुत बढ़िया। वास्तव में मुझे मार्क रिची के साथ फेस टू फेस रिकॉर्ड करने का भी सौभाग्य मिला, और मुझे लगा Oh, कि great. अगर स्टूडेंट ऐसा है तो मास्टर कैसा होगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आप दोनों को रिकॉर्ड किया है। मुझे तो ये पता भी नहीं था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मार्क के साथ एक इंटरव्यू कर चुके हैं। ये दैट्स ऑसम। ऑलराइट, मैं उससे कल पूछूंगा इस बारे में। धन्यवाद मार्क। मेरा मतलब है, जाहिर सी बात है कि मैं इसको ख़त्म तो नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को, लेकिन आपने इतना समय दिया अपने बिजी स्केड्यूल में। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इंस्पिरेशन मिली, और थैंक यू सो मच। जितना भी धन्यवाद बोलूँ कम है। थैंक यू मार्क। मुझे कहना हुआ कि मैंने दुनिया भर में कई सेमिनार में भाग लिया, लेकिन 2017 में आपके सेमिनार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वहाँ आपके द्वारा बेस्ट कंटेंट प्रेजेंट किया गया था, और आज आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे शब्दों का मान रखा विवेक भाई के सामने। थैंक यू फॉर एवरीथिंग मार्क। थैंक यू। आप एक ग्रेट एम्बेसडर हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे आप पर बहुत बहुत प्राउड है। कीप डूइंग गुड। हम फिर से बात करेंगे। माय प्लेजर। Thank थैंक यू। you. Thank you, Mark. Have Okay. have a great day. Good night. All right, guys. Take care. Bye bye. Thank you.